सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया था। हमारे मौलिक अधिकार, उसके पक्ष विपक्ष तक हमने पूरा उसकी विशेषताएं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, कौन सा कहाँ क्या जोड़ा गया है, उनका महत्व है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब अध्याय 2 के अंतर्गत हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका अपन आज अध्ययन करेंगे और अपन अध्ययन को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? सबसे पहली बात है कि नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ये वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए क्या करते हैं, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। सरकारों का कार्य क्या होता है? नीति निर्माण। किसका काम होता है? नीति निर्माण करना। नीति का मतलब कानून, विधि या नीति या कानून का निर्माण करना सरकारों का कार्य होता है। और इन सरकारों को किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए, ये कौन बताता है? ये हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व उल्लेख करते हैं कि जो भी सरकारें आती हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या अदर सरकारें हो, सभी सरकारों को ये एक पथ प्रदर्शक, एक दिशा निर्देश देता है। नाम ही है निर्देशक, नीति, कानून से संबंधित निर्देशक तत्व, निर्देश देने वाले तत्व क्या हो गए? नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं, हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था संविधान के भाग 3 में किसका अध्ययन किया था? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद, और किसका अधिकार किया? मौलिक या मूल अधिकारों का हमने अध्ययन किया था। हमारे इस पाठ में 3 भाग अपन संविधान के पढ़ेंगे। पहला भाग हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित पढ़ लिया, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक का हमने अध्ययन कर लिया। फिर भाग 4 पढ़ते हैं, और भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अर्थात अपन देखें तो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में और किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो 2 बातें यहाँ पर हो गई। एक बात कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो ये ऐसे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं या नीति निर्माण में वो सहायता उनको प्रदान करते हैं। अर्थात अपन कहें कि जो भी सरकारें बनती हैं वो सरकारें इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके हमारे कानूनों को लागू करे, कानून बनाएं। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण अध्ययन हमने ये किया, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये देखा कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब अपन देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। 2 बातें हमने देख ली। तीसरी बात है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से, कहाँ से? आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से उद्धृत हैं। अब देखो, संविधान से प्रेरित भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो, उद्धृत भी लिख सकता हूँ, या अपन कहें कि इसका स्रोत क्या है, तो इनका स्रोत आयरलैंड का संविधान है।
या अपन कहें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, सीधा पूछ लिया जाए कि कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के देश, जो आयरलैंड देश है उसके संविधान से प्रेरित हैं, उद्धृत हैं, लिए गए हैं या वहाँ से इनको ग्रहण किया गया है। अर्थात आपको प्रश्न पूछे कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से उद्धृत है, तो इसका मतलब क्या है? उद्धृत है, प्रेरित है, स्रोत है या एक ही बात है। कोई इसमें घबराने वाली, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्व किस देश या नीति निर्देशक तत्व हैं, कहाँ के संविधान के स्रोत हैं, कहाँ से प्रेरित हैं, तो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपका नीति निर्देशक तत्व का उत्तर क्या होना चाहिए? आयरलैंड का संविधान होना चाहिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात कि नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, यदि आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो उसका सीधा सा उत्तर होना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना करना। किसका उद्देश्य हो गया? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य हो गया। आपको सीधा यहाँ से पूछ सकता है कि भारत में के संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है, तो किस उद्देश्य को लेकर इनको ग्रहण किया गया है? यहाँ भारतीय संविधान में स्थान प्रदान किया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को लेकर के। अर्थात राज्य लोक कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं उनको लागू करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करेगा। ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके उद्देश्य के अंतर्गत। ये तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पर, तब आपको उत्तर लिखना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। और यही प्रश्न आपको पूछ लिया जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। एक उद्देश्य पूछे तो आपको एक तो प्रमुखता याद रखना है, मूलतः है क्या है इसका उद्देश्य? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। वर्णन करने का मतलब कि 2 नंबर का प्रश्न है, आपको वर्णन भी दे सकता है, उल्लेख भी दे सकता है, तो उसको प्रश्न की अंक बाहर के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो इसका प्रमुख कारण है जो सम्मिलित करने का इनका प्रमुख कारण है, उद्देश्य वो है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप प्रदान करना। पहला तो क्या हो गया कि लोक कल्याणकारी राज्य है, उसके जो कल्पना हमने की है उसकी स्थापना का एक साकार रूप उसको प्रदान करना, उसको सकारात्मक रूप में वास्तविक धरातल में उसको लागू करना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा है समता पर आधारित समाज का निर्माण करना। यानी दूसरा जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज पर, समता पर आधारित समाज की स्थापना करना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। तीसरा इसका प्रमुख उद्देश्य देखें तो वो होता है विकास हेतु सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना। 3 बातें हो गई। लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना हमने की है उसको वास्तविक धरातल पर लागू करना, यानी सकारात्मक रूप से उसको साकार रूप प्रदान करना, समता पर आधारित समाज की स्थापना करना, और तीसरा है जो विकास हेतु सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना, उनको अवसर प्रदान करना। ये नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अब है ये हमने अध्ययन किया यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वें क्या हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इनको लिखा गया है, इनका उद्देश्य क्या होता है। अब अपन एक महत्वपूर्ण कथन पढ़ते हैं और वो कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या कहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मूल उद्देश्य क्या बताया है उन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है, उनका मूल उद्देश्य क्या बताया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। योजनाएं बोल दो, या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को आपको मैंने उद्देश्य बता दिया कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समता पर आधारित समाज की स्थापना करना, ये सभी इसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। लेकिन आपको एक विचारक विशेष का नाम देकर के पूछा जाए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य बताइए। तो इस जो परिभाषा दी गई है नीति निर्देशक तत्वों की, इसके अंतर्गत उन्होंने किसका उल्लेख किया गया है, इसके द्वारा जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनके द्वारा उद्देश्यों को प्रस्तावित किया गया। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य बताया गया। क्या बताया गया है कि जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना किसका उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। किसके अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार। अब अपन चलते हैं दूसरी एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है एल.जी. खेडेकर। किसके अनुसार, एल.जी. खेडेकर। एल.जी. खेडेकर है, इन्होंने भी नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य बताया है। इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना होता है। यानी इन्होंने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे विचार होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, जो शासन व्यवस्था अर्थात सरकार होती है, उस सरकार को क्या करना पड़ता है, जो क्रियान्विति का इनको लागू करने का, क्रियान्विति का मतलब लागू करने का इनको प्रयत्न करना पड़ता है। तो नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं, नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति शासन को करनी होती है। शासन को करनी होती है। अर्थात इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य है कि नीति निर्देशक तत्व जो भी सरकारें होती हैं, मैंने अभी परिभाषा बताई कि ऐसे विचार होते हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, वही बात एल.जी. खेडेकर ने कही है, बस केवल शब्दों का फर्क है और तात्पर्य उनका अर्थ अपन देखें तो मूलतः है अर्थ वहीं पर जाता है जो नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के तहत या उद्देश्य है या परिभाषा है, उसके अनुसार ही हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर खेडेकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति यानी जिनको लागू करना, क्रियान्वित का मतलब जिनको लागू करना क्या होता है, शासन की जिम्मेदारी होती है, शासन को इनको लागू करना पड़ता है। अर्थात जो भी सरकारें होती हैं वह इनको लागू करने का कार्य करती हैं। यह तो हो गया नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दो परिभाषाएं। अब अनुच्छेद अपन देखते हैं, तो अपन देखें कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसे तत्व हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि नीति निर्देशक मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नकारात्मक तत्व होते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, सकारात्मक तत्व होते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक
प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति होती है इनकी? सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात अपन यदि इनके बारे में देखें तो इनको लागू किया जाए तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श ये प्रस्तुत करते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को यदि ये सकारात्मक क्यों होते हैं ऐसा भी पूछा जाए तो क्यों होते हैं सकारात्मक? क्योंकि इनकी प्रकृति है, प्रवृत्ति वो सकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों को यदि लागू किया जाता है तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रस्तुत करते हैं। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होने के कारण से क्या है? सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? नकारात्मक प्रवृत्ति के प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति के? क्योंकि इनके द्वारा यदि इनको लागू किया जाता है तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है और इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अगली विशेषता इसकी आती है, नीति निर्देशक तत्व एक समाजवादी तत्व है। कैसे तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है समाजवादी तत्व है। समाजवादी तत्व होते हैं नीति निर्देशक। ठीक है। फिर है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे मैंने मौलिक अधिकारों को बताया, यदि मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था कि इनको लागू करने के लिए स्वतः लागू होते हैं। मौलिक अधिकार कौन है? मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं। अर्थात इनको बनाने के लिए, इनको लागू करने के लिए, किनको? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती है। मौलिक अधिकार है, इनको लागू करने के लिए किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। कानून की आवश्यकता होती है। अब देखो क्यों होती है कानून की आवश्यकता? हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को जब सम्मिलित किया, तब भारत देश की परिस्थिति के अनुसार यदि देखा जाए और जब इनको कानून के तहत यदि इनको लागू नहीं किया जाता, अर्थात ये स्वतः मौलिक अधिकारों की तरह लागू होते, तो इन्हें उसी परिस्थिति के अनुसार तुरंत प्रभाव से लागू करना पड़ता। और जब तुरंत प्रभाव से लागू करना पड़ता तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, इनको लागू किया गया था, उस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा काफ़ी मात्रा में प्रचलित थी और इसी कारण से इनको तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया गया। और यही कारण है कि इनको आज तक लागू नहीं किया जा सकता है। जब कानून बना करके इनके ऊपर कानून बना दिया जाता है तब इनको लागू कर दिया जाता है। अर्थात परिस्थिति समय काल के अनुसार इसमें क्या होता है, इनको लागू करके कानून के तहत एक लागू करके इनको, और ये जनता पर कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। यानी अपन समझ गए होंगे आप कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया था। अब ये हो गए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। अब हमने यहाँ पर देखा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है उनका अध्ययन कर लिया, इसकी परिभाषा देख ली, इसके साथ साथ हमने इनका उद्देश्य देख लिया। इसके अलावा एल.जी. खेडेकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार इनका, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एल.जी. खेडेकर है, इन दोनों के अनुसार इनकी परिभाषा देख ली। तो इसके आधार पर अपन, अब ये हमारी सामान्य जानकारी है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, ये कंप्लीट होती हैं। अब अपन आगे अध्ययन करते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से मौलिक अधिकारों की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा जाता है। तो अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अध्ययन की दृष्टि से मौलिक अधिकार नीति निर्देशक है तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व है अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में
बांटे जाते हैं या विभाजित किए जाते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्वों को अपन यदि अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से इनको 4 भागों में बांट करके इनको विभाजित करके अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आर्थिक एवं आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है वो अलग हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है एक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। तीसरा आता है वो है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। और चौथा कौन सा आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। यानी अपन अध्ययन की दृष्टि से अपन देखें तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं अध्ययन की दृष्टि से मतलब इनको सरल दृष्टि से इनका अध्ययन किया जा सके। बाकी 36 से 51 तक जो अनुच्छेद हैं उनका अपन एक साथ भी उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय संविधान में 36 से 51 तक लगातार प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार देखा